हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्टून्स। मैं नीति। जैसा कि हम लोग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 2 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया गोल्स एंड अचीवमेंट्स हम पढ़ रहे थे, तो हम उसमें आज आगे के टॉपिक्स कवर अप करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है लॉन्ग पीरियड एंड शॉर्ट पीरियड गोल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। ठीक है, तो फ्रेंड्स जिन्होंने अभी तक इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो लोग इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। फर्स्ट पार्ट का लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप उधर से भी लिंक ले सकते हैं। तो चलिए अब हम अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट पार्ट, लॉन्ग पीरियड एंड शॉर्ट पीरियड गोल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। तो इसमें वो कह रहा है लॉन्ग पीरियड गोल्स आर कॉमन टू ऑल द 5 ईयर प्लान्स एंड आर देयरफॉर जनरली स्टडीड एज कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान। सेकेंड वन इज शॉर्ट पीरियड गोल्स आर प्लान स्पेसिफिक एंड आर जनरली स्टडीड एज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान्स। तो इसमें वो ये कह रहा है जो लॉन्ग पीरियड गोल्स हैं वो 5 ईयर प्लान्स में काफ़ी कॉमन है। ठीक है, काफ़ी सारे लॉन्ग पीरियड गोल्स इसमें कॉमन है जो कि जनरली कैसे स्टडी किए जा सकते हैं 5 ईयर प्लान्स के कॉमन गोल्स के तौर पे, नहीं तो कैसे में प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स के तौर पे। ठीक है, और जो शॉर्ट पीरियड गोल्स हैं वो प्लान स्पेसिफिक हैं, वो उन्हें भी हम कैसे स्टडी किए सकते हैं प्लान्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, मतलब ऑब्जेक्टिव्स जो हैं प्लान्स के उस तौर पे हम उन्हें स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, आगे वो कह रहा है डिपेंडिंग ऑन द ग्राउंड रियलिटीज ईच प्लान इज डिजाइंड एज अ डिस्टिंक्ट प्लान विद अ डिस्टिंक्ट सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। इट मस्ट हाउएवर बी मेड एम्प्लाई clear that the objectives of plans referring to specific short period objectives of each plan and objectives of planning referring to long period objectives of planning are not to contradict but complement each other। अब इसमें ये कह रहा है ग्राउंड रियलिटीज पर डिपेंड होके जो हर प्लान होता है वो ऐसे में डिज़ाइन किया जाता है कि जो डिस्टिंक्ट प्लान है ना वो मतलब डिस्टिंक्ट हो जाए किसके थ्रू, सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स के। ओके, जितने भी ऑब्जेक्टिव्स के सेट होते हैं उनके साथ वो जो प्लान है वो भी डिस्टिंक्ट होए। और इसमें वो ये भी कह रहा है कि ये भी यहाँ पे ये भी क्लियर है कि जो प्लान्स के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे कि उसमें क्या रेफर किया जाता है स्पेसिफिक शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव्स हर प्लान के, और जो ऑब्जेक्टिव प्लानिंग होती है उसमें क्या होता है उन्हें रेफर किया जाता है लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं प्लानिंग के। ठीक है, वो कभी भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते हैं, लेकिन हाँ एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट ज़रूर करते हैं। इसके बाद वो कह रहा है ट्रूली स्पीकिंग शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव्स रेफर टू प्लान स्ट्रेटेजी विद अ व्यू टू अचीविंग द लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग और द कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। अब इसमें वो ये भी कह रहा है कि अगर सच बोला जाए तो बात ये है कि जो शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो प्लान टू प्लान स्ट्रेटेजी पे रेफर होते हैं। ठीक है, और किस व्यू के साथ कि जो लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं प्लानिंग के उन्हें अचीव किया जाए, नहीं तो क्या जो 5 ईयर प्लान्स होते हैं कॉमन गोल्स होते हैं जो 5 ईयर प्लान्स के उन्हें। हमने जैसे अभी पीछे भी पढ़ा था कि लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग को हम कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स भी बोल सकते हैं। तो इस लाइन में मतलब वही है कि हम शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव्स को हम प्लान टू प्लान स्ट्रेटेजी बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम किस उसमें इम्प्लीमेंट करते हैं कि जो हमारे लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव्स हैं प्लानिंग के उन्हें हम अचीव कर सकें। ठीक है, अब इसके बाद ना इस नीचे एक बॉक्स दिया हुआ है, उसमें ना क्वेश्चन है वाई शुड प्लान्स हैव गोल्स, कि मतलब प्लान्स के बाद गोल्स क्यों होते हैं। तो चलिए अब हम इसे पढ़ते हैं। Without goals, there is no planning. In fact, planning is defined as a strategy that defines how to allocate the country's scarce resources to different uses with a view to achieving a given set of goals. These goals often relate to growth and social justice. Okay, अब इसमें ये कह रहा है बिना गोल के ना कोई प्लानिंग नहीं होती। अगर हम प्लानिंग को डिफाइन करें तो प्लानिंग की डेफिनेशन ये होती है कि प्लानिंग एक ऐसी स्ट्रेटेजी होती है जो कि ये डिफाइन करती है कि कैसे हम एक कंट्री के स्कार्स रिसोर्सेज को एलोकेट कर सकते हैं अलग अलग यूजेस के लिए, वो भी किस लिए कि जो हमारे गोल्स हैं उन्हें अचीव करने के लिए। और ये जो गोल्स होते हैं ना ये ही रिलेट करते हैं ग्रोथ को और सोशल जस्टिस को। बिना गोल्स के हम कोई प्लानिंग नहीं कर सकते। अब जैसे सपोज करो आपका कोई एम है, आप चाहते हो कि मेरे को IAS ऑफिसर बनना है, या फिर आप चाहते हो कि मेरे को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो आपका ये गोल है। आप इसी को फॉलो अप करने के लिए, इसी को अचीव करने के लिए ही तो कुछ प्लानिंग करोगे अपने करियर को अचीव करने के लिए। आप अगर जैसे इंजीनियर बनना चाहते हो तो आप उसी को अचीव करने के लिए प्लानिंग करोगे कि हाँ मेरे को 11th-12th में इंजीनियरिंग साइट लेनी है PCM, उसके बाद मेरे को आगे आफ्टर 12th भी इंजीनियरिंग करनी है ताकि मैं एक इंजीनियर बन सकूँ। डॉक्टर बनना है तो आप मेडिकल लोगे, मेडिकल के बाद उसमें MBBS करोगे, नीट करोगे। ठीक है ना, तो बिना गोल के कोई प्लानिंग हो ही नहीं सकती है। जब तक हमारे पास कोई गोल नहीं होगा उस प्लानिंग का कोई मतलब ही नहीं होता। ठीक है, आगे हमारा है लॉन्ग पीरियड गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स। अब इसमें आगे लॉन्ग पीरियड गोल्स के बारे में बताया गया है।
Planning in India focuses on 5 long period goals or objectives as under. First one, GDP growth. Increase in GDP, gross domestic product, implies increase in the level of output in the economy. It implies an increase in the flow of goods and services in the economy. When the increase in the flow of goods and services is consistent over a long period of time, it is called economic growth. Thus, GDP growth leads to economic growth. ठीक है, अब ना इसमें वो क्या कह रहा है कि जो इंडिया के अंदर प्लानिंग होती है ना, वो 5 लॉन्ग पीरियड गोल्स पे फोकस करती है, जिसमें पहला है जीडीपी ग्रोथ। अब अगर जीडीपी ग्रोथ इंक्रीज होएगी तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी इकोनॉमी में आउटपुट लेवल है ना, वो भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और इसमें ये भी बोला गया है कि मतलब जब हमारे गुड्स और सर्विसेज का फ्लो ज़्यादा होगा ना इकोनॉमी में, तो वो भी होता है इसमें। अगर हमारी जीडीपी ग्रोथ बढ़ रही है तो इसका मतलब ये है कि हमारी कंट्री में, हमारी इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज का भी फ्लो अच्छा हो रहा है। ठीक है, मॉनिटरी फ्लो भी हो रहा है इस वजह से, क्योंकि यार आप सपोज करो, आप अगर कुछ सामान खरीदने जाते हो, अब ये तो है नहीं वो सामान आप फ्री में ले आओगे, उसके लिए पैसा भी दे के आओगे कि वो कितने का है, वो दे के आओगे, नहीं दे के आओगे। तो इसमें क्या होता है, अगर गुड्स और सर्विसेज का फ्लो हो रहा है तो उसमें मॉनिटरी फ्लो भी होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जब गुड्स और सर्विसेज का फ्लो बढ़ता है ना कंसिस्टेंटली, तो इसमें ये भी होता है कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो बढ़ता है, और उसे हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ। और इससे क्या होता है, इसमें ये लाइन ये साफ हो जाती है कि जब जीडीपी ग्रोथ होती है तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ को भी लीड करती है। ठीक है, इंक्रीज इन जीडीपी डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स, इंक्रीज इन रिसोर्स बेस ऑफ द कंट्री एंड इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट थ्रू इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। और जो जीडीपी है ना, वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है। ठीक है, एक होता है इंक्रीज इन रिसोर्स बेस ऑफ द कंट्री, और एक होता है इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी थ्रू इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। मतलब ये कि जितने भी हमारी कंट्री के रिसोर्स बेस है उनका इंक्रीज हो। ठीक है, और एक है जो हमारी कंट्री की प्रोडक्टिविटी होती है इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के थ्रू, वो बढ़े। ठीक है, तो जीडीपी इन 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है। आगे वो कह रहा है, प्लानिंग इन इंडिया इज टू एंश्योर दैट नेचुरल रिसोर्सेज आर फुल्ली एक्सप्लोर्ड एंड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज कंटिन्यूसली इम्प्रूव सो दैट जीडीपी ग्रोथ अचीव्स अ मोमेंटम। उसमें ये कह रहा है कि जो इंडिया में प्लानिंग की जाती है वो किस लिए की जाती है कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से इंश्योर किया जा सके कि वो अच्छे से एक्सप्लोर हों, और जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है वो कंटिन्यूसली इम्प्रूव होती रहे, जिससे क्या हो, जो हमारी जीडीपी ग्रोथ है वो एक मोमेंटम को अचीव करे, मतलब कंसिस्टेंटली वो जीडीपी ग्रोथ होती रहे, कभी वो जीडीपी ग्रोथ डाउन ना होए। ठीक है, अब यहाँ पे ना साइड में एक बॉक्स है जिसमें लिखा हुआ है 2 ways ऑफ इंक्रीजिंग द जीडीपी आर। अब इसमें ना जीडीपी को बढ़ाने के 2 तरीके बताए गए हैं, जिसमें पहला है डिस्कवरी ऑफ मोर एंड मोर रिसोर्सेज इन द कंट्री डेट इंक्रीजेस रिसोर्स बेस ऑफ द कंट्री। मतलब ये कि मतलब जितने भी हमारी कंट्री में रिसोर्सेज है उनको हम डिस्कवर करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा हम रिसोर्सेज डिस्कवर करें कि जो कंट्री है हमारी उसके जो रिसोर्स बेस हो जाए ना वो बढ़ जाए। सेकंड पॉइंट है इनोवेटिव टेक्नोलॉजी डेट एनहेंसेस प्रोडक्टिविटी और आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट। मतलब ये कि इनोवेटिव टेक्नोलॉजी लाएँ हम जो कि हमारी प्रोडक्टिविटी है या फिर जो आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट है वो इंक्रीज होए। ठीक है, एनहेंस होए। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फुल एम्प्लॉयमेंट। अब वो जो लॉन्ग पीरियड गोल्स है उसमें एम्प्लॉयमेंट पे भी बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, तो जिसमें वो कह रहा है फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन ऑल द पीपल हु आर एबल टू वर्क एंड विलिंग टू वर्क एट द मार्केट बेस्ड रेट आर गेटिंग वर्क। इन अदर वर्ड्स, दोज हु आर नॉट एबल टू work and are willing to work must get work. This is a social objective of planning. The objective of full employment focuses on inclusive growth. It implies that more and more people should participate in the process of growth, and benefits of growth must be shared across wider sections of the society. It amounts to achieving growth with social justice. ठीक है, अब इसमें ये कह रहा है फुल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें सारे लोग जो कि काम करने के काबिल और काम करना चाहते हैं मार्केट बेस्ड रेट पे उन्हें काम मिले। ठीक है, और अगर दूसरी भाषा में हम बोलें कि मतलब जो काम करने के काबिल हैं और काम करना चाहते हैं उन्हें काम मिलना चाहिए। इसमें ये प्लानिंग का सोशल ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, और जो ऑब्जेक्टिव होता है ना फुल एम्प्लॉयमेंट का, वो बेसिकली किस चीज़ पे फोकस करता है, इंक्लूसिव ग्रोथ पे, जो कि ये इम्प्लाई करता है कि इसमें पहला पॉइंट ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा पीपल जो हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें ग्रोथ के प्रोसेस में, मतलब काम करें, पढ़े लिखें, उससे क्या होगा, ग्रोथ बढ़ेगी। और सेकंड पॉइंट ये था कि मतलब जो ग्रोथ के बेनिफिट्स हैं वो कि पूरे मतलब बड़े से बड़े सेक्शन में
शेयर किए जाए, मतलब सोसाइटी के बड़े से बड़े हिस्से में वो शेयर किया जाए ग्रोथ के बेनिफिट को। ये ना हो कि छोटे से हिस्से में शेयर कर दिया जिस वजह से एक जगह की ग्रोथ हो रही है, दूसरी जगह की ग्रोथ नहीं हो रही है। और इसमें क्या होता है कि इसमें ना ग्रोथ विद सोशल जस्टिस अचीव होती है। ठीक है, अब इसमें ना एक कॉलम है जिसमें है फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन अ सिचुएशन ऑफ जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं होता कि जीरो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन हो जाए। अब अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं फुल एम्प्लॉयमेंट, तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि एक भी पर्सन जीरो अनएम्प्लॉयमेंट पे होगा, कि कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं है। फुल एम्प्लॉयमेंट में कुछ लोग अनएम्प्लॉयड भी होंगे, जिसमें हमारा पहला पॉइंट है फुल एम्प्लॉयमेंट बाय नो मीन्स शुड बी कंसिडर्ड एज अ सिचुएशन ऑफ जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि इसका मतलब ये नहीं होता कि यहाँ पे जीरो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ जाए। सेकंड पॉइंट है इन एन इकोनॉमी देयर इज ऑलवेज सम नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विच इज द मिनिमम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कॉज्ड बाय स्ट्रक्चरल चार्जेस इन द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। एक इकोनॉमी में क्या होता है, कुछ ना कुछ ऐसा नेचुरल रेट होता है अनएम्प्लॉयमेंट का, जो कि मतलब मिनिमम होता है, किसके थ्रू, जो स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं ना प्रोडक्शन की सिस्टम है उनके थ्रू। अब जैसे सपोज करो कुछ लोग ऐसे हैं, काम करना चाहते हैं, काम करने के काबिल भी हैं, लेकिन क्या है वो जहाँ पे काम करने के काबिल है ना वहाँ पे मशीनों का यूज़ हो रहा है। अब वो लोग तो मशीन यूज़ करनी आती नहीं उन्हें, तो जिस वजह से वो क्या होता है वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। या फिर एक चीज़ सपोज करो किसी फैक्ट्री में लेबर काम कर रही है, अब वो फैक्ट्री वाला क्या करता है, वो जो काम लेबर करती है ना वो काम वो मशीन से करवाने लगता है, मशीन ले आता है वो। अब उससे क्या होगा, मशीन को तो मुश्किल से एक आधे लोग ही चला पाएंगे, लेकिन लेबर में क्या था, काफ़ी सारी लेबर काम कर रही थी। अब उसमें क्या होता है, लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है स्ट्रक्चरल चेंजेस बाय एंड लार्ज आर रिलेटेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी इन द प्रोडक्शन सिस्टम। बिकॉज ऑफ दीज चेंजेस पीपल टेंड टू रिमेन अनएम्प्लॉयड फॉर सम टाइम टिल दे अडेप्ट देमसेल्व्स टू दीज चेंजेस। और स्ट्रक्चरल चेंजेस से क्या होता है, कुछ या ज़्यादा संख्या में जो न्यू टेक्नोलॉजी होती है ना उसका इंट्रोडक्शन किया जाता है प्रोडक्शन सिस्टम में, जिस वजह से क्या होता है जो लोग होते हैं ना वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं जो उस टाइम तक के लिए, जब तक वो उस चेंजेस को अडॉप्ट ना कर सकें, उस चेंजेस के बारे में सीख ना सकें। अब जैसे मैंने अभी फैक्ट्री की लेबर के बारे में बताया, अब जब तक वो लोग वो मशीन चलाना नहीं सीख लेंगे इतने, तो वो खाली बैठे रहेंगे, अनएम्प्लॉयड कहलाएंगे, तो इसमें वो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ जाती है। लास्ट पॉइंट है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज कंसिस्टेंट विद द सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। जो अनएम्प्लॉयमेंट का नेचुरल रेट होता है वो कंसिस्टेंट होता है, किस वजह से, सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट के साथ वो नेचुरल होता है। ठीक है, फिर जैसे हमारा ये लॉन्ग पीरियड गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स में हमारा थर्ड पॉइंट आ जाता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी। हमने अभी पढ़ा जीडीपी ग्रोथ, फिर पढ़ा फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड ही हमने ये कॉलम पढ़ा था, फिर अब हम पढ़ेंगे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो नहीं तो इक्विटी हो, कोई भेदभाव नहीं हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, सबको इक्वल ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो इसे हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ वुड बिकेम अ मीनिंगलेस एक्सरसाइज इफ द बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ एक्योर टू ओनली अ हैंडफुल ऑफ पीपल इन द सोसाइटी। नोट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस केयरफुली। फर्स्ट वन, ग्रोथ सर्व वर्चुअली नो पर्पस इन अ society where rich tend to become richer and the poor continue to struggle even for the essential of life. Benefits of growth must spread across all the sections of the society so that the distribution of income becomes equitable. Equitable distribution of income implies social equality and this is one of the principal objectives or goals of planning in India. अब इसमें वो लोग ये कह रहे हैं कि मतलब जो आर्थिक विकास होता है ना वो एक अर्थहीन अभ्यास बन जाएगा आगे जाके, जिसमें कि क्या होगा, जो विकास का लाभ होगा वो समाज में केवल मुट्ठी भर लोगों को ही मिलेगा। ठीक है, मतलब ये कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो एक मीनिंगलेस एक्सरसाइज बन जाएगी जो कि सिर्फ किसे बेनिफिट देगी, सिर्फ कुछ ही लोगों को बेनिफिट देगी। और अब उसमें ना ये ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि हमें अच्छे से पढ़नी होगी, जिसमें पहला पॉइंट ये था कि जो ग्रोथ है ना वो सिर्फ वर्चुअली सर्व किया जाएगी, सिर्फ जिसमें ये पर्पस नहीं होगा सोसाइटी में कि मतलब जहाँ पे ना किसी पर्पस के साथ नहीं सोसाइटी में वो सर्व किया जाएगी। और उसमें क्या होगा, जो रिच हैं वो रिच बनते जाएंगे और जो पुअर हैं वो और भी स्ट्रगल करते जाएंगे अपनी एसेंशियल ऑफ लाइफ के लिए। ठीक है, और जो बेनिफिट्स होंगे ग्रोथ के वो पूरे सेक्शंस में स्प्रेड किए जाएंगे। ठीक है, सोसाइटी के हर सेक्शन में स्प्रेड किए जाएंगे। और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगा वो भी इक्विटेबल हो जाएगा। और जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इनकम का होगा उसमें ये इम्प्लाई किया जाएगा कि यहाँ पे सोशल इक्वालिटी है। और ये ना ये एक ऐसा प्रिंसिपल है, ये भी एक प्रिंसिपल और ऑब्जेक्टिव है प्लानिंग इंडिया का। ठीक है,
मतलब पहले पॉइंट में तो हमने ये पढ़ा कि आगे जाके ग्रोथ जो सर्व की जाएगी उसमें ये ऑब्जेक्टिव नहीं होगा सोसाइटी में कि जो यहाँ पे रिच होंगे वो रिच बनते जाएंगे और पुअर है वो पुअर बनते जाएंगे, ठीक है, सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा और जो ग्रोथ का बेनिफिट है वो सोसाइटी के हर सेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जिस वजह से क्या होगा, इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो इक्विटेबल हो जाएगा और जो इनकम का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा उससे क्या होगा, सोशल इक्वालिटी बनी रहेगी और ये भी हमारे प्लानिंग इन इंडिया का प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। नेक्स्ट पेज पे देखिए एक ना कॉलम है जिसमें है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। अब हम इसे पढ़ेंगे तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को हम पढ़ते हैं। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वुड मीन एवरी इंडिविजुअल इन द सोसाइटी गेट्स द सेम शेयर इन द कंट्रीज नेशनल इनकम. It would imply a situation when a doctor gets the same salary as a clerk in the hospital. No society would ever see a situation like this. अब इसमें ये कह रहा है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि हर इंडिविजुअल को एक सोसाइटी में सेम शेयर मिलना चाहिए कंट्रीज की नेशनल इनकम में से, जैसा हर किसी को मिलता है। किसी को भी कम या ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए, सबको एक ही बराबर मिले। जैसे कि हम ये सिचुएशन लगा लें कि अगर एक डॉक्टर सेम सैलरी पाता है जितना कि क्लर्क को मिलता है हॉस्पिटल में, तो यहाँ पे कोई भी सोसाइटी ऐसी सिचुएशन को सीख नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर एक डॉक्टर एक हॉस्पिटल के क्लर्क के बराबर ही सैलरी पाता है तो वो होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर आता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू सिचुएशन व्हेन डिफरेंसेस इन इनकम आर अलाउड बट ओनली विद इन द सर्टेन लिमिट्स. These differences are socially unwarranted and are to be proportionate to the differences in qualifications and skills of different individuals in the society. Second one, when a country gets rupees 50,000 to perform a surgery lasting for 1 hour, while on the other hand a factory worker gets rupees 50,000 for the entire year, working 8 hours a day. The difference in income is too large to be socially justified. Such differences which are socially unwarranted must be corrected. Third one is equity. In terms of equitable distribution of income implies that economic growth is related to social justice. And the last one is it is only when economic growth is related to social justice that growth is converted into development. Planning in India focuses on ग्रोथ विद सोशल जस्टिस. अब इसमें ये कह रहा है जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है वो दूसरी तरफ एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे इनकम में डिफरेंसेस अलाउ होते हैं लेकिन एक सर्टेन लिमिट्स तक के, ठीक है। जिसमें इसमें पहला पॉइंट उसने ये दिया कि ये जो डिफरेंसेस होते हैं सोशली अनवारंटेड होते हैं और प्रोपोर्शनेट होते हैं किसके डिफरेंसेस में, क्वालिफिकेशंस के उसमें और जितनी भी स्किल्स होती है एक इंडिविजुअल की उसके तौर पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक और सिचुएशन दी गई थी सेकंड पॉइंट में कि एक डॉक्टर को तो एक सर्जरी करने के मिलते हैं 50,000, जो कि सर्जरी वो 1 घंटे की होती है, ठीक है। लेकिन जो फैक्ट्री में काम करने वाली लेबर होती है, वर्कर होता है, उसे पूरे साल का 50,000 रुपये मिलता है जिसमें कि वो हर रोज़ 8 घंटे काम करता है। तो यहाँ पे जो इनकम का डिफरेंस है ना वो बहुत ज़्यादा और इसे हम सोशली जस्टिफाइड कर सकते हैं, लेकिन ये जो डिफरेंसेस है ना ये करेक्ट किए जा सकते हैं, ठीक है। और फिर आता है इसमें था इक्विटी। इक्विटी को इसमें इन्होंने लिया गया है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के टर्म्स में। इक्विटी यहाँ पे ये इम्प्लाई करती है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सोशल जस्टिस से रिलेट करती है। फिर इसमें लास्ट पॉइंट ये था कि ऐसा तभी है जब जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सोशल जस्टिस से रिलेट करती हो कि जो ग्रोथ है उसे हम डेवलपमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो प्लानिंग है ना इंडिया में वो किस चीज़ पर फोकस करती है, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, ओके। तो ये था हमारा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन जिसे हमने पढ़ा था, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी। अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट मॉडर्नाइजेशन, कि मॉडर्नाइजेशन क्या है। इट रेफर्स टू अपडेशन एंड अडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। मतलब मॉडर्नाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ना हम जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज होती हैं उनको हम अपडेट करते हैं और अडॉप्ट करते हैं ग्रोथ की प्रोसेस में, ठीक है। As noted earlier, output can be increased either by increasing the pool of resources or by using innovative technology. जैसे कि हमने पहले नोटिस किया था कि जो आउटपुट होता है वो इंक्रीज किया जा सकता है, बेशक हम जो रिसोर्सेज हैं उन्हें बढ़ा दें, नहीं तो जितनी भी हमारे पास इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज है उन्हें यूज़ करके। मॉडर्न इज द एज ऑफ साइंस एंड इनोवेशन. Science has offered us new ways of doing things such that productivity in farms and factories has shown an exponential rise over time. अब जो हमारी मॉडर्न एज है ना वो साइंस और इनोवेशंस का दौर है, ठीक है। इसमें क्या होता है, साइंस ने ना काफ़ी सारे हमें नए तरीके दिए हैं काम करने के, जैसे कि हम एक खेत में फैक्ट्री में काम करने का ले सकते हैं कि खेत में जब काम होता है तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि उसमें काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाता है। फसल को जोतने के लिए, फसल को काटने के लिए भी काफ़ी सारी न्यू टेक्नोलॉजीज यूज़ की जाती हैं। अब कोई हाथ से कम ही काटते हैं, ठीक है।
फैक्ट्रीज में भी काफ़ी सारी मशीनों का यूज़ होने लगा है। आगे वो कह रहा है ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडियन एग्रीकल्चर इज अ वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ हाउ टेक्नोलॉजी कैन ब्रिंग आउट रेवोल्यूशनरी चेंजेस इन आउटपुट। अब जिसमें वो कह रहा है जो ग्रीन रेवोल्यूशन है इंडियन एग्रीकल्चर में, वो एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल माना जाता है कि कैसे एक टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशनरी चेंज ला सकती है आउटपुट में। ठीक है, रिसेंटली IT रेवोल्यूशन हैज रीडिफाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन थ्रू BOP, business outsourcing process. However, modernization is the context of goals of plans in India has a social angle as well. Here it refers to modernization of social outlook. Conventional wisdom without valid reason, must give way to modern outlook. It includes issues like empowerment of women so that like men, they also participate in the process of production and contribute to the process of economic and social prosperity. अब इसमें ये कह रहे हैं कि हाल ही में जो IT रिवोल्यूशन आया था ना, उसने ना डोमेस्टिक प्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट को रीडिफाइन किया था। किसकी मदद से? BOP की मदद से। BOP क्या होता है? बिजनेस आउटसोर्सिंग प्रोसेस। ठीक है, और फिर इसमें क्या हुआ था, जो मॉडर्नाइजेशन है ना, वो एक कॉन्टेक्स्ट के उसमें आया था कि मतलब जो गोल्स है ना ये प्लानिंग के इंडिया में, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये आया था कि है इंडिया में जो प्लानिंग इन इंडिया है उसमें सोशल एंगल भी है, मॉडर्नाइजेशन में सोशल एंगल भी हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसे क्या बोल दिया गया था कि जो मॉडर्नाइजेशन है उसे बोला गया था मॉडर्नाइजेशन ऑफ सोशल आउटलुक। ओके, फिर है जो कन्वेंशनल विजडम है ना, उसे एक मॉडर्न आउटलुक दिया गया था। ठीक है, मॉडर्न आउटलुक एक वे दिया गया था कि मॉडर्न आउटलुक की तरफ जाने वाला एक रास्ता है ये कन्वेंशनल विजडम। ठीक है, और इसमें क्या चीज़ इंक्लूड की गई थी? वुमेन एम्पावरमेंट की। जो वुमेन है ना, वो भी प्रोडक्शन के प्रोसेस में और इकोनॉमिक और सोशल प्रॉस्पेरिटी के प्रोसेस में एक मैन की तरह काम करे। ठीक है, उन्हें भी वो सब दिया जाए जैसे एक मैन को दिया जाता है। फिर आता है हमारा सेल्फ सफिशिएंसी। सेल्फ सफिशिएंसी मीन्स डिपेंडेंस ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स, पर्टिकुलरली फूड ग्रेन्स। सेल्फ सफिशिएंसी मतलब ये होता है कि डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स जो होते हैं ना, जैसे कि फूड ग्रेन्स हो गए, इनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाना। ठीक है, दिस गोल वॉज अकॉर्डेड अ हाई प्रायोरिटी ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 प्लान्स। और इस गोल को हाई प्रायोरिटी दी गई थी स्टार्टिंग के 7 प्लानिंग में। ठीक है, आगे वो कह रहा है द बेसिक आइडिया वॉज नॉट टू एक्सपोज इंडियन इकोनॉमी to political pressures from rest of the world simply because we are dependent upon them for the supply of essential goods. Indeed, it happened in the 1965 when the USA threatened to stop exports of food grains to India. If it didn't stop, then the war with Pakistan. India wanted to be self-sufficient in food grain production to avoid the uncertainties of supplies from rest of the world. अब मतलब ये था कि इसमें ना बेसिक आइडिया जो था वो कि इंडियन इकोनॉमी को एक्सपोज करना नहीं था, कहाँ पे? पॉलिटिकल प्रेशर्स में, जो कि बाकी वर्ल्ड से लिया जा रहा था, और सिंपली बिकॉज क्योंकि हम डिपेंडेंट थे एसेंशियल गुड्स की सप्लाई में। ठीक है, और ऐसा कब हुआ था? 1965 में, जब USA को धमकी मिली थी, USA थ्रेटन हुआ था कि उसे एक्सपोर्ट्स रोकना पड़ेगा फूड ग्रेन्स का इंडिया के लिए। ठीक है, अगर उसने नहीं रोका तो वो फिर वर्ल्ड वार होएगा पाकिस्तान के साथ, मतलब वर्ल्ड वार नहीं, पाकिस्तान के साथ वार होएगा। ठीक है, और उस टाइम फिर इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ा था, इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बनना पड़ा था फूड ग्रेन प्रोडक्शन के लिए, कि ये जब जो अनसर्टेनिटीज है सप्लाईज की बाकी वर्ल्ड से वो की ना होए। ठीक है, अब यहाँ पे एक कॉलम है, इट वॉज नेसेसरी फॉर डेवलपिंग कंट्री लाइक India to achieve self-sufficiency in food grain production. Otherwise, these countries had to yield to food exporting countries like USA and support their political agenda. Example, India was pressured to end war with Pakistan 1965 for favor of food grain supplies from USA. मतलब ये था, ये उस वक्त ज़रूरी बन गया था डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, जैसे कि इंडिया, कि उन्हें सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करने को मिले फूड ग्रेन प्रोडक्शन में। वरना क्या होता, जो कंट्रीज थी ना जो फूड एक्सपोर्ट करती थी, जैसे कि USA और जितनी भी कंट्रीज थी जो कि पॉलिटिकल एजेंडा में भी सपोर्ट करती थी, उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ती। जैसे कि एग्जांपल इन्होंने दे रखा है, इंडिया किसके पेस्टेड हो गई थी, एंड वार जो था पाकिस्तान के लिए उसमें 1965 में, उसके लिए सिर्फ किस लिए? फूड ग्रेन की सप्लाईज के लिए, जो कि USA से आ रहा था। ठीक है, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है शॉर्ट पीरियड गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स। अभी हमने लॉन्ग टर्म पीरियड के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे, अब हम शॉर्ट पीरियड गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे।
शॉर्ट पीरियड गोल्स हमारे वो गोल्स होते हैं जिन्हें ना हमें 5 ईयर्स के अंदर अंदर पूरा करना होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे पढ़ते हैं। शॉर्ट पीरियड गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स वैरी फ्रॉम प्लान टू प्लान डिपेंडिंग ऑन करंट नीड्स ऑफ द इकोनॉमी। ब्रॉडली प्लान टू प्लान ऑब्जेक्टिव्स वर स्पेसिफाइड एज अंडर। जो हमारे शॉर्ट पीरियड गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, वो ना प्लान टू प्लान वेरी करते हैं, मतलब प्लान के अकॉर्डिंग ही वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, और इकोनॉमी के करंट नीड्स पे वो डिपेंड करते हैं। और जो प्लान टू प्लान ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, वो कुछ इसके पॉइंट्स गिवन है उसके अंदर में होते हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, व्हेन द फर्स्ट प्लान वाज इनिशिएटेड द कंट्री वाज बैटलिंग सेवर शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स। अकॉर्डिंगली द फर्स्ट प्लान फोकस ऑन हायर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एज द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव। Second one is enthusiastic achievement of the first plan prompted the planners to shift the focus from agriculture to industry. Accordingly, increase in industrial production was taken as the principal objective during the second plan. Third one is third plan emphasized the need for self-sufficiency in food grain production, while the fourth plan focused on price stability and fuller utilization of manpower. Fourth one is alleviation of poverty was the principal objective of fifth and sixth plans, while the seventh plan again stress the need for the greater employment opportunities. Fifth one is eighth plan reinforced the objective of full employment besides the universalization of education. Sixth one is growth, price stability and environmental sustainability were the principal objectives of the ninth plan. Seventh one is 10th plan stressed the need for better quality of life. Eighth one, poverty reduction, job creation and protection of environment were the focus areas of the 11th plan. Ninth one is 12th plan stress the need for the sustainable as well as the inclusive growth। ठीक है, अब इन पॉइंट्स के अंदर क्या है, फर्स्ट पॉइंट में ना उसने ये बोला है कि जब फर्स्ट प्लान बनाया गया था ना, तो जो कंट्री थी वो फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज से गुजर रही थी। ठीक है, वो मतलब उस टाइम पे कंट्री में फूड ग्रेन्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी। ठीक है, और जो इसी वजह से क्या था, जो फर्स्ट प्लान था ना, वो किस पे ज़्यादा फोकस कर रहा था, वो ना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे ज़्यादा फोकस कर रहा था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव लेके। और जिसमें दूसरा पॉइंट है उसमें वो कह रहा है कि जो मतलब फर्स्ट प्लान से जितनी भी अचीवमेंट हुई थी उसे क्या किया गया, उसे ना प्रॉम्प्ट किया गया कि जो प्लानर्स है ना उसका फोकस एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री पे जाए। ठीक है, और इसी में क्या हुआ कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ी और उसे प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव लिया गया था सेकेंड प्लान के दौरान। ठीक है, किसे लिया गया था, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव के तौर पर लिया गया था सेकेंड प्लान में। थर्ड प्लान में उसने ये बोला, मतलब थर्ड पॉइंट में उसने थर्ड प्लान के बारे में बात की है कि थर्ड प्लान जो था वो किसकी तरफ एम्फोसाइज कर रहा था, जो फूड ग्रेन में सेल्फ सफिशिएंसी थी ना फूड ग्रेन प्रोडक्शन में, उसकी नीड को एम्फोसाइज कर रहा था। लेकिन जो फोर्थ प्लान था वो क्या कर रहा था, वो प्राइस स्टेबिलिटी पे फोकस कर रहा था और मैन पावर की यूटिलाइजेशन पे, कि मैन पावर का भी अच्छे से यूटिलाइजेशन हो। ठीक है, थर्ड पॉइंट में ये थर्ड प्लान और फोर्थ प्लान की बात थी। अब आता है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में क्या था, इसमें था एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी। एलिविएशन मीन्स जड़ से समाप्त कर देना। ठीक है, उसमें ये था कि पॉवर्टी को अच्छे से ख़त्म कर दिया जाए, वो उसका प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव था। किसका, फिफ्थ और सिक्स्थ प्लान का। और जो सेवन्थ प्लान था वो किसके ऊपर ज़्यादा कर रहा था, वो फिर से ज़्यादा ये स्ट्रेस कर रहा था कि कितनी हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की नीड है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट में एट्थ प्लान की बात की है कि एट्थ प्लान जो है वो किसे रेनफोर्स कर रहा था, उसका जो ऑब्जेक्टिव था ना वो फुल एम्प्लॉयमेंट पे था बिसाइड्स यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। ठीक है, सिक्स पॉइंट है कि जो ग्रोथ है, प्राइस स्टेबिलिटी है, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है, वो प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव्स थे नाइन्थ प्लान के। फिर सेवन्थ पॉइंट में इसने बात की थी टेंथ प्लान की। टेंथ प्लान में क्या था, टेंथ प्लान फिर से वही था, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ की नीड को स्ट्रेस कर रहा था। एट्थ पॉइंट में पॉवर्टी रिडक्शन की, जॉब क्रिएशन की और प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट की बात की गई थी, जो कि 11th प्लान में फोकस एरिया थे। 11th प्लान में इन सब पे फोकस किया गया था, किस पे, पॉवर्टी रिडक्शन यानी पॉवर्टी को हटाया जाए, जॉब क्रिएशन की एम्प्लॉयमेंट दी जाए, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट की एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए। उसके बाद लास्ट पॉइंट में ये था कि जो 12th प्लान है वो किसकी तरफ ज़्यादा स्ट्रेस कर रहा था, सस्टेनेबल की नीड पे और तो और इंक्लूसिव ग्रोथ की नीड पे भी। ठीक है, तो इसमें ये कुछ पॉइंट्स है जिसके अंदर ना इसने फर्स्ट प्लान से लेकर 12th प्लान तक के बारे में बताया था। अब हम आगे पढ़ते हैं, आगे वो क्या कह रहा है। आगे आप ये देखिए, आगे ना इसने फ्लो चार्ट दिया हुआ है जिसमें ना प्लान वाइज काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं फर्स्ट से लेकर 12th प्लान तक के। जो इंडिया में फर्स्ट प्लान से लेकर 12th प्लान तक बने थे ना, उन सारे प्लान्स के बारे में इसने बताया गया है। तो इसमें एक कॉलम आप देखेंगे तो एक कॉलम है प्लान एंड पीरियड, दूसरा कॉलम है फोकस ऑफ द प्लान और द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव, कि मतलब कौन सा ऑब्जेक्टिव, मतलब कौन से प्लान का कौन सा प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव था।
तो इसमें फर्स्ट प्लान था अप्रैल 1 से लेके अप्रैल 1 1951 से मार्च 31 1956 तक। ठीक है, और उसका प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव क्या था? उसका एक प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, और तो और प्रोडक्शन इनकम और वेल्थ का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। ठीक है, फिर सेकंड प्लान आया था हमारा 1 अप्रैल 1956 से लेके 31 मार्च 1961 तक। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं कि जो हमारे फाइनेंशियल ईयर होते हैं ये उसी की बेस पे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के उसमें। तो ये जो सेकंड प्लान है इसका प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव था कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बढ़ाना और हैवी इंडस्ट्री की डेवलपमेंट करना। ठीक है, और थर्ड प्लान था 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966। इसका प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव था कि जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन की सेल्फ सफिशिएंसी हो, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हुए, और तो और इनइक्वालिटी भी रिडक्ट हुए। ठीक है, मतलब खत्म हुए। फिर आया था 3 एनुअल प्लान्स 1 अप्रैल 1966 से लेके 31 मार्च 1969 तक। ठीक है, अब इसमें आया फोर्थ प्लान 1 अप्रैल 1969 से लेके 31 मार्च 1974 तक। ठीक है, मतलब ये था जो 1966 से लेके 1969 तक का जो पीरियड था ना उसमें क्या आए थे? 3 एनुअल प्लान्स आए थे। उसके बाद आया था हमारा फोर्थ प्लान 1 अप्रैल 1969 में। कब तक चला था ये? 31 मार्च 1974 तक। तो इसका प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव था कि जो ग्रोथ का प्रोसेस है वो एक्सिलरेट हुए और प्राइस स्टेबिलिटी हुए। फिर आया था हमारा फिफ्थ प्लान 1 अप्रैल 1974 से लेके 31 मार्च 1979 तक। ठीक है, उसमें क्या था उसका प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव? कि जो लोगों के रहने का स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड है, उसे बढ़ाया जाए। और किसके फोकस के साथ? सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था इसमें सोसाइटी के वीकर सेक्शंस पे, जो लोग पुअर थे, इकोनॉमिकली वीक थे, ठीक है, फाइनेंशियली उनकी सिचुएशन अच्छी नहीं थी, उन लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड पे उसका फोकस था। इसके बाद फिर से एनुअल प्लान आया था 1 अप्रैल 1979 से लेके 31 मार्च 1980 के बीच में। फिर उसके बाद आया था हमारा 6 प्लान 1 अप्रैल 1980 से लेके 31 मार्च 1985 तक। इसके प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव से पॉवर्टी को रिमूव करना, इनइक्वालिटी को रिडक्शन करना, और तो और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। फिर आया था हमारा 7th प्लान 1 अप्रैल 1985 से लेके 31 मार्च 1990 के बीच में। ठीक है, इसका प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव था कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हुए, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुए। ठीक है, फिर उसके बाद फिर से हमारा आया था 2 एनुअल प्लान्स किसके बीच में? 1 अप्रैल 1990 से लेके 31 मार्च 1992 के बीच में। उसके बाद हमारा आया था 8th प्लान 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 के बीच में, जिसका प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ये था कि जो हमारी मैन पावर है ना उसे उसका फुलर यूटिलाइजेशन होए। ठीक है, और जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसका यूनिवर्सलाइजेशन होए, और तो और इंफ्रास्ट्रक्चर की स्ट्रेंथनिंग होए। फिर आया था हमारा 9th प्लान 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 के बीच में, जिसका प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव था कि जो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट हो, ग्रोथ की प्राइस स्टेबिलिटी हो। ठीक है, मतलब ग्रोथ भी हो और प्राइस स्टेबिलिटी भी हो, और जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है उसे चेक किया जाए। फिर आया हमारा 10th प्लान अप्रैल 2002 से लेके 31 मार्च 2007 के बीच में, जिसके प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव थे कि जो मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव किया जाए। किसकी हेल्प से? बेटर हेल्थ से, एजुकेशनल फैसिलिटीज से, और तो और उनका जो कंजम्पशन लेवल है ना उसे भी इम्प्रूव करके। ठीक है, और क्या था इसका प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव? इसका प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ये भी था कि जो इनइक्वालिटी हो उसका रिडक्शन हो। ठीक है, और किसकी वजह से? इंक्लूसिव ग्रोथ की हेल्प से। फिर आया हमारा 11th प्लान 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक, और इसका प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव था कि जो मल्टीपल टारगेट्स थे जो कि सिर्फ ग्रोथ को कवर नहीं करते थे बल्कि वो पॉवर्टी को भी कवर करते थे, उसका था। ठीक है, और मतलब एजुकेशन की और पब्लिक हेल्थ सर्विसेज की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, और तो और सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन जो था उसकी स्ट्रेटेजी आई थी इसमें, और तो और जॉब की क्वालिटी को जनरेट किया गया था, हाई क्वालिटी जॉब इसमें जनरेट की गई थी। ठीक है, और एनवायरनमेंट का प्रोडक्शन। फिर आया था हमारा 12th प्लान 1 अप्रैल 2012 से लेके 31 मार्च 2017 तक। इसका प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ये था कि मतलब काफ़ी तेज हो, सस्टेनेबल हो, और तो और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूसिव ग्रोथ हो। ठीक है, तो ये हमारे कुछ प्लान्स थे। इसके बाद क्या हुआ था? इसके बाद जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि उसके बाद बन गया था हमारा नीति आयोग।
ठीक है, फरवरी 2015 में इसे रिप्लेस कर दिया गया था नीति आयोग से। ठीक है, इसके बाद उसने बोला है वी फाइंड दैट द शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान्स आर इन सिंक विद द लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग डिस्कस्ड अर्लियर डिपेंडिंग अपॉन आवर नीड्स एंड मीन्स आवर प्लानर्स हैव बीन रीडिफाइनिंग द relative significance of different objectives from plan to plan. On the whole, the focus has been on achieving better quality of life across all the sections of the society, now properly known as inclusive growth. ठीक है, अब इसमें ये बोला गया है कि हमने जैसे शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव्स पढ़े प्लान्स के, ठीक है, और लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, ठीक है, तो उसमें क्या था कि जो शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव्स थे वो लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव से जुड़े हुए थे। ठीक है, और अगर हम नीड्स के ऊपर देखा जाए तो ये नीड्स और मीन्स के ऊपर डिपेंडिंग थे, और जो प्लानर्स है ना उन्होंने ना रिलेटिव सिग्निफिकेंस जो थे डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स के प्लान के उन्हें रीडिफाइन किया गया था। और तो और जो फोकस था ना वो किसके ऊपर था सबसे ज़्यादा, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ हर सेक्शंस के, उसमें सोसाइटी में जितने भी सेक्शंस होते हैं, और इसे पॉपुलरली क्या बोला जाता है, इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए आप सबको सायोनारा, बाय।